नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व देश की सेवा में न्यौछावर कर दिया। ऐसे महान व्यक्ति हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं। आज के सेशन में हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि किस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेकर के भारत को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया। इसके पहले हम लोगों ने बात किया था महात्मा गांधी के बारे में, और महात्मा गांधी के बारे में हम लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ा था। उस लेक्चर को आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग नए जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उनको लिंक दे दूँगा, वे लोग इस सेशन को अवश्य देखें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की क्या रही जीवनी। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक नामक स्थान पर हुआ था। कटक नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था, जबकि माताजी का नाम प्रभावती देवी था। जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी से उत्पन्न ये एक पुत्र, जो 9वें रूप में कहा जाता है कि इनके 14 संतानें थे। व्यक्तिगत की दृष्टि से 9वें क्रम में ये आते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उड़ीसा में ही होती है, क्योंकि कटक उड़ीसा में पड़ता है। प्रारंभिक शिक्षा उड़ीसा में होने की वजह से साथ ही साथ मैट्रिक्स की पढ़ाई और ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने मुंबई से किया। और मुंबई के पश्चात इनके पिताजी की ये परम इच्छा थी कि हमारा बेटा आईसीएस की परीक्षा को क्वालिफाई करे। इसीलिए आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के लिए ये इंग्लैंड रवाना हो जाते 1919 ईस्वी में, और सबसे पहले 1920 ईस्वी में जा कर के ये आईसीएस की परीक्षा को देते हैं और उसमें ये 4थी रैंक को प्राप्त करते हैं और आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करके इसको ज्वाइन कर लेते हैं। परंतु इनको लगा कि भारत में अगर भारत को हमको स्वतंत्र कराना है, भारत की राजनीति में हमको उतरना है, तो हम भारत के अंदर रह करके ये सब चीज़ें कर सकते, इस पोस्ट पर रह करके ये काम हम देश सेवा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के पहले इन्होंने दास बाबू, जिन्हें चित्तरंजन दास के नाम से जाना जाता है, उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित हुए थे और इंग्लैंड में रह करके एक खत लिखते हैं उनको, और उस खत में ये बात करते हैं, अपनी बातों का जिक्र करते हैं कि हम भी कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं और कांग्रेस के ज्वाइन करने के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं। तो उनके खत का जवाब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया जाता है, और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर ये आईसीएस को परीक्षा को जो है क्वालिफाई करने के बाद भी इस्तीफा दे करके भारत वापस आ जाते हैं। इनकी भारत में वापसी 1921 ईस्वी में होती है। 1921 के बाद से इनकी क्या रही कहानी, किस प्रकार से ये सुभाष चंद्र बोस नेताजी बन जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जब ये 1921 में भारत वापसी आते हैं तो सबसे पहले गांधी जी से इनकी मुलाकात मुंबई में होती है, और गांधी जी से मुलाकात के पश्चात इन्होंने गांधी जी के समक्ष इस बात को प्रस्तुत किया कि हम चित्तरंजन दास अर्थात दास बाबू के साथ काम करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने इनको परमिशन दिया कि आप जाइए, चित्तरंजन दास के साथ आप काम करिए। इन्होंने चित्तरंजन दास के पास यानी कोलकाता में रह रहे होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनको अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं। तो प्रश्न अगर आपसे जब पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु आपके माने जाते हैं दास बाबू अर्थात चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास।
अब जब उस समय चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा होता है जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले असहयोग आंदोलन में भाग लिया जाता है और उसी के दौरान पहली बार ये 6 महीने के लिए जेल भी जाते हैं। होता क्या है कि लगातार असहयोग आंदोलन चल रहा होता है। असहयोग आंदोलन में घटना एक घट जाती है जिसे हम लोगों ने चौरी चौरा कांड का नाम दिया था। अब गांधी जी के बारे में आप जब देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप सेशन को देख लीजिएगा। चौरी चौरा कांड के दौरान गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी के दिन 1922 को बारदोली नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से युवा वर्ग खास तौर पे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता इस गांधी जी के कृत्य से नाराज हो जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने उसी समय एक पुस्तक लिखा था द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल में उन्होंने इस बात को जिक्र किया है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन किस प्रकार से स्थगित किया जाता है। उन्होंने इसका टिप्पणी करके इसका विरोध किया था। तो द इंडियन स्ट्रगल, उसके पश्चात आप जानते हैं कि कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। फूट पड़ने की वजह से एक नई पार्टी का गठन होता है जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास के द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात बड़े बड़े जो युवा वर्ग के नेता थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1927 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग नामक एक संस्था का गठन किया जाता है। और इंडिपेंडेंस लीग के साथ साथ ये टोटल आपके 1921 से लेकर के 1938 तक ये कई बार जेल जा चुके थे। इसका उदाहरण आपको मिलता है कि अलग अलग समय पर इन्होंने अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा इनको लंबे समय के लिए जेल भेजा जाता रहता है। होता क्या है कि 1932-33 के आसपास में इनको जेल में भेजा जाता है और वहीं से इनको क्या किया जाता है, कहा जाता है कि अब आप यूरोप चले जाइए, क्योंकि ये जेल में रह करके इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने की वजह से इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप जाइए यूरोप में अपना इलाज कराइए। उस दौरान ये यूरोप के लिए चले जाते हैं और यूरोप में जा कर के कुछ समय के लिए वहाँ पर बिताते हैं और जर्मनी नामक स्थान पर जा कर के वहाँ पे एक संस्था की स्थापना करते हैं और वहाँ पर एक टाइपिंग के लिए एक महिला को रखते हैं जिसका नाम एमिली था। एमिली से बाद में कहा जाता है कि इनका प्रेम हो जाता है और प्रेम होने के पश्चात बाद में 1941 ईस्वी में उससे विवाह कर लेते हैं। तो होता क्या है, ये तो इनका पारिवारिक मैटर रहा। उसी बीच ये पहली बार जब ये जर्मनी गए होते हैं, उसी बीच इनकी मुलाकात मुसोलिनी से होती है। मुसोलिनी कौन था? इटली का शासक था और मुसोलिनी ने इनको हर तरीके से अपनी समस्याओं को जब ये बताते हैं तो हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार होने का वचन दिया जाता है। उसके पश्चात नेताजी वापस चले आते हैं भारत। वापस आने के पश्चात 1938 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तो क्या है 1938 में, इन्हीं से इनका जीवन नेताजी के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि 1938 में ऐसी क्या घटना हुई जो इनको आगे चल करके नेताजी की उपाधि दिलाती है। तो 1938 में अधिवेशन होता है हरिपुरा में। हरिपुरा में अधिवेशन होता है। हरिपुरा में याद रखिएगा कि 1938 में महात्मा गांधी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये कांग्रेस की अध्यक्षता पहली बार, क्योंकि कांग्रेस के उस समय जब गांधी जी एंट्री करते हैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष का पद का चुनाव ज़्यादातर नहीं होता था, क्योंकि गांधी जी जिसको सपोर्ट कर देते थे वही व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता था। तो 1938 ईस्वी में गांधी जी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। इस बीच क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक निर्णय लिया जाता है कि वे आपके योजना आयोग का गठन करेंगे। तो योजना आयोग के गठन का प्रावधान सबसे पहले किस अधिवेशन का हिस्सा रहा? तो याद रखिएगा
योजना आयोग का गठन का प्रावधान 1938 में किया गया हरिपुरा अधिवेशन का एक हिस्सा था और इसकी सबसे पहले गठन का प्रावधान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखा जाता है। और इसी के बाद सबसे पहले जब भाषण ये अध्यक्ष के पद पर रह करके देखते हैं, उनके भाषण से इतना प्रभावित हो करके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी जाती है। तो देश नायक की उपाधि प्रश्न भी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, देश नायक की उपाधि कौन देता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कब दिया जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर इनको कब देते हैं उपाधि, तो ये हरिपुरा अधिवेशन में देते हैं। तो देश नायक के रूप में, क्योंकि भाषण इतना इनका ज़्यादा प्रभावित होता है, उस प्रभाव को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस देश नायक की उपाधि इनको दी जाती है। समय बीतता है और ये क्या करते हैं, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ होकर के, यानी स्वशासन जो बातें की जा रही थी बार बार, उसके स्थान पे ये चाहते थे कि पूर्ण स्वराज की मांग उठाई जाए। उसके पहले भी आप जानते हैं कि 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया और साथ ही साथ भारत में पूर्ण आपके स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वतंत्रता का एक लक्ष्य रखा गया था। अब होता क्या है कि जब 1939 ईस्वी में, उसी समय आप समझिए 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है और सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट होने की वजह से आपके कांग्रेस 1937 में जो चुनाव लड़ी रहती है, उस चुनाव के पद से इनको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस्तीफा देने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में इसकी अध्यक्षता करते हैं, तो याद रखिए 1939 ईस्वी में अध्यक्षता होती है एक त्रिपुरी नामक स्थान पर। त्रिपुरी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो त्रिपुरी नामक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसमें अध्यक्षता की जाती है, लेकिन कुछ विवादी होने की वजह से इसमें त्यागपत्र देते हैं। क्या विवाद रहता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो क्या है त्रिपुरी अधिवेशन, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सन 1939 ईस्वी में, मैंने आपको बताया 1939 ईस्वी में एक अधिवेशन कराया जाता है त्रिपुरी में। और त्रिपुरी में अधिवेशन, त्रिपुरी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और त्रिपुरी में पहली बार गांधी जी जो चाहते हैं कि गांधी जी चाह रहे होते हैं, गांधी जी के कैंडिडेट याद रखिएगा तो दो, सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी में इस बात को जिक्र किया था कि 1939 जो सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हो रहा है, इसमें हम इंग्लैंड के खिलाफ होकर के युद्ध लड़े। लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से पहली बार चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। तो होता क्या है कि गांधी जी अपने लिए एक कैंडिडेट उतारते हैं। गांधी जी का जो कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को उतारा जाता है। इसके पहले जो भी गांधी जी जिसका सपोर्ट करते थे, वही व्यक्ति अध्यक्ष के पद पे होता था। दूसरी तरफ से अपोजिट कैंडिडेट में आपके सुभाष चंद्र बोस जब देखा कि कोई इसके सपोर्ट में नहीं आ रहा है, अर्थात ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध करने का कोई सोच नहीं रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं खुद चुनाव लड़ जाते हैं। और इनके सपोर्ट में कई युवा वर्ग के नेता, जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू भी शामिल होते हैं। होता क्या है, ये तो पहले से क्लियर होता है कि गांधी जी जिसका सपोर्ट करेंगे वही व्यक्ति अध्यक्ष का चुनाव जीतेगा। परंतु पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने बाजी मार दी। इसकी वजह से गांधी जी को ये लगा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरा स्वयं की हार है। इसी वजह से वे कहते हैं कि हम कांग्रेस के कार्यकारिणी से इस्तीफा देते हैं। तो इस्तीफा देने की वजह से 13 कार्यकारिणी एक सदस्यीय टीम बनाई जाती थी, जिसमें से 11 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से नाराज़गी की वजह से सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को मनाने के लिए अपने पद से स्वयं त्यागपत्र दे देते हैं। तो प्रश्न जब आपसे पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से त्याग दिया था, तो याद रखिएगा वह अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस जो हैं, जब त्यागपत्र देने के पश्चात इन्होंने एक संगठन बनाया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जानते हैं, यानी एक अपनी एक स्वयं की पार्टी बनाया जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है।
तो फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने कब स्थापना किया था, तो याद रखिए 1939 ईस्वी में। अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देने के पश्चात एक अपनी स्वयं की पार्टी बनाते हैं जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेतृत्व में ही ब्रिटेन का विरोध करते हैं। जब ब्रिटेन का बार बार विरोध कर रहे होते हैं, ब्रिटेन इनको यानी सरकार इनको उठा करके जेल में डाल देती है, परंतु जेल में ये अनशन पे बैठ जाते हैं, इनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इसीलिए ब्रिटेन को ना चाहते हुए भी यानी सरकार को ना चाहते हुए भी इनको बाहर निकालना पड़ता है। जब ये बाहर निकलते हैं और ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि इनको घर में ही कैद कर दिया जाए, तो नज़रबंद इनको घर में ही कर दिया जाता है। और कब किया जाता है, तो याद रखिए 1941 ईस्वी में। जब ये घर में नज़रबंद होते हैं तो घर में से ही किसी तरीके से जियाउद्दीन का भेष बदल करके 26 जनवरी की डेट को ये घर से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से जा करके ये सीधा पहुँचते हैं आपके पेशावर होते हुए अफ़गानिस्तान होते हुए चले जाते हैं आपके जर्मनी। और जर्मनी जा करके किस प्रकार से नेताजी की उपाधि प्राप्त करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो समझिए कि 1941 ईस्वी में अर्थात 26 जनवरी 1941 ईस्वी को जब देश 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मना रहा था, उसी समय रात्रि के समय में जियाउद्दीन का भेष बदल करके ये भारत से बाहर निकल जाते हैं। और भारत से बाहर निकल करके जाते कहाँ हैं, तो जर्मनी पहुँचते हैं। और जर्मनी में उस समय शासक होता है हिटलर, और हिटलर से पहली बार इनकी मुलाकात होती है। और हिटलर के सामने जब ये अपनी समस्या को रखते हैं तो हिटलर पहले इनकी समस्या को क्या करता है कि गंभीरता से नहीं लेता, परंतु बाद में कहता है चलिए जो मदद हो सकेगी मैं मदद करूंगा। परंतु सुभाष चंद्र बोस को ये लगा कि इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। उसी समय कुछ लोगों को लेकर के वहाँ पर जो है एक संगठन बनाना शुरू किए और संगठन बना करके कुछ लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किए जो वहाँ भारतीय लोग रह रहे थे। उसके पश्चात होता क्या है कि 1941 ईस्वी में जापान जो है जर्मनी के साथ युद्ध में प्रवेश कर जाता है। जापान और जर्मनी दोनों साथ साथ युद्ध करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस को ये लगा क्यों ना हम जापान से मदद मांगी जाए। तो जापान में उस समय एक व्यक्ति रह रहे होते हैं रास बिहारी बोस। तो उस समय जापान में रह रहे होते हैं और जापान में रास बिहारी बोस ने एक संगठन का स्थापना करने के बारे में सोचा। वह संगठन क्या था, जिसे आज़ाद हिंद फौज के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कैसे आज़ाद हिंद फौज का गठन होता है, तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 1941 ईस्वी में जब जर्मनी और जापान दोनों एक साथ युद्ध करना शुरू करते हैं, तो जापान में एक व्यक्ति को मैंने आपको बताया कि जापान में रह रहे होते हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस वहाँ के लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, क्योंकि जापान ने दो आप समझिए मलाया से लेकर के मलाया प्रायद्वीप से लेकर के आपके बर्मा तक के एरिया को लगभग जीत लिया था। और वहाँ पर मलाया से और बर्मा के बीच में जितने लोग रह रहे थे भारतीय, उन सबको इकट्ठा करने का काम किसने किया, रास बिहारी बोस ने। अब समझिए मलाया से और बर्मा के बीच में जब युद्ध जापान इसको जीतता है, तो उस समय जीतने के पश्चात होता क्या है समझिए कि वहाँ पर 5000 सैनिकों को लगभग पकड़ करके लेके आते हैं। 5000 जब सैनिक आपके जापान उसको कैद करके लेके आता है, वो 5000 सैनिक लगभग भारतीय थे। तो उन भारतीयों को प्रेरित करने के लिए रास बिहारी बोस ने एक संगठन स्थापित किया, यानी एक सम्मेलन स्थापित किया, जिसे बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब बैंकॉक सम्मेलन क्या है समझिए, तो बैंकॉक में स्थापित किया गया एक सम्मेलन था, यानी एक मीटिंग कराई गई थी, जिसे बैंकॉक सम्मेलन के नाम से जानते हैं।
परंतु उसके पहले रास बिहारी बोस ने जब ये युद्ध मलाया और बर्मा को जापान जीतने की कोशिश कर रहा था, उसी के बीच रास बिहारी बोस ने टोक्यो नामक स्थान, जापान की राजधानी है टोक्यो, टोक्यो नामक स्थान पर एक मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग में अपना प्रस्ताव रखते हैं कि हमको द इंडिपेंडेंट यानी इंडियन इंडिपेंडेंस और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करना, ये मांग कहाँ रखी जाती है? टोक्यो में। किसके द्वारा मांग रखी जाती है भैया? रास बिहारी बोस के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन लोगों के समक्ष रखा जाता है जो मलाया और बर्मा के बीच में भारत के लोग रह रहे होते हैं। तो जब इस प्रकार से एक पार्टी में इस बात की जिक्र की जाती है तो उसी समय संदेशा भिजवाया जाता है सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस को ये संदेशा भिजवाया जाता है कि ऐसा है कि आप चले आइए सिंगापुर, और सिंगापुर आ करके जो है आज़ाद हिंद फौज की कमान को संभाल लीजिए। तो वहाँ से जो है 1943 ईस्वी में समझिए 2 जुलाई 1943, ज़्यादा डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, परंतु आप समझिए कि 2 जुलाई 1943 ईस्वी, 2 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से सीधा पहुंचते हैं जापान, और जापान के उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इनका स्वागत किया और जापान के सामने इन्होंने रखा प्रस्ताव कि हम भाई आपके साथ रह करके भारत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। इस पक्ष को जापान के द्वारा स्वागत किया जाता है और सुभाष चंद्र बोस को एक कमान दे दिया जाता है कि चलिए ठीक है, आप आज़ाद हिंद फौज का गठन करके हमारी सेना में, अर्थात जापान कहता है कि हमारी सेना में आप इसको शामिल कर दीजिए। शामिल होने के पश्चात हम क्या करेंगे कि जिन क्षेत्रों को जीतते जाएंगे आप आगे आगे वहाँ पर झंडा गाड़ते जाइएगा। होता क्या है कि जापान के द्वारा जब इसे स्वीकृति मिल जाती है तो स्वीकृति क्या होती है? स्वीकृति जब इनको मिलती है तो उसके पश्चात ये तुरंत जापान से रवाना हो जाएंगे। कहाँ पर? सिंगापुर। जापान से सीधा रवाना होते हैं कहाँ पर? सिंगापुर, क्योंकि सिंगापुर को जापान के द्वारा पहले ही जीत लिया गया होता है। लेकिन जापान में जब ये पहली बार पहुँचते हैं तो टोक्यो नामक स्थान पर सबसे पहले ये रेडियो का प्रसारण करते हैं। प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, रेडियो का प्रसारण कब करते हैं ये? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा टोक्यो नामक स्थान पर रेडियो का प्रसारण किया जाता है और यह संबोधन किया जाता है पूरे देश के नाम, और पूरे देश के नाम ये संबोधन होता है। और पूरे देश के नाम के साथ साथ इन्होंने गांधी जी का नाम लिया और गांधी जी को ये बताया कि हमने आज़ाद हिंद फौज का गठन किस प्रकार से किया है और किस उद्देश्य से किया है। अपने उद्देश्य को बताते हुए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले इसी टोक्यो नामक स्थान पर गांधी जी को उपाधि दी जाती है राष्ट्रपिता की। उसी रेडियो में इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता की इनको उपाधि देते हैं। तो प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया जाता है। होता क्या है समझिए कि इसके पश्चात टोक्यो में जब रेडियो का प्रसारण करते हैं, इनके रेडियो को बहुत सारे लोग सुनते हैं। सुनने के पश्चात ये जापान से सीधा रवाना होता है सिंगापुर, और सिंगापुर में उस समय रास बिहारी बोस के द्वारा गठित की गई आज़ाद हिंद फौज जो है अस्थायी रूप से उसकी कमान को क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस को सौंप देते हैं। और सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आज़ाद हिंद फौज की कमान को संभालने वाले, साथ ही साथ उनके सेनापति भी थे, यानी सभी सर्वे सर्वा वही होते हैं। उसके पश्चात क्या होता है कि पूरी तरीके से सेना को गठित करते हैं और पहली बार सिंगापुर में ही भाषण दिया जाता है। अब भाषण क्या है, क्या रही सिंगापुर की कहानी, आइए आगे हम लोग देखते हैं। होता क्या है कि जब ये सिंगापुर ये पहुँचते हैं, आप समझिए सिंगापुर ये पहुँचते, सिंगापुर कहाँ से पहुँचेंगे? तो सिंगापुर जापान से यानी टोक्यो से सीधा पहुँचते हैं सिंगापुर,
और सिंगापुर में इनकी मुलाकात होती है रास बिहारी बोस से। रास बिहारी बोस से जब इनकी मुलाकात होगी तो रास बिहारी बोस के द्वारा एक संगठन मैंने आपको बताया गठित किया गया था, आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज को अस्थायी रूप से गठित करने का काम जो किए थे रास बिहारी बोस किए थे। जब ये सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस इनसे मिलते हैं, यानी इन दोनों की मुलाकात होती है, रास बिहारी और प्लस सुभाष चंद्र बोस को, तो सुभाष चंद्र बोस को ये पूरी की पूरी कमान जो है, यानी आज़ाद हिंद फौज की पूरी कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दिया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस इसी सिंगापुर नामक स्थान पर, इसी सिंगापुर में एक नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आज़ादी दूंगा। इसके साथ ही साथ इन्होंने सेना को उत्साहित करते हुए दिल्ली चलो का नारा भी दिया था, और दिल्ली चलो का नारा भी उसी समय दिया था। तो सिंगापुर में ये सबसे पहले तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरीके से और दिल्ली चलो जैसे नारे को इन्होंने दिया था। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की वास्तव रूप से कब स्थापित किया गया था, तो 1943 ईस्वी में। कब किया गया, कहाँ किया गया था, तो सिंगापुर में, ठीक ना। इसके संस्थापक कौन थे? वास्तव में अस्थायी रूप से अगर पूछा जाए तो रास बिहारी बोस, और बाद में अगर पूछा जाता है तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है। समझिएगा कि आज़ाद हिंद फौज जापान के साथ मिलकर के युद्ध लड़ना शुरू करता है। यानी ये जो आज़ाद हिंद फौज है ये जापान की सेना के साथ युद्ध करना शुरू करेगा, और जापान लगातार भारत के हिस्से को जीतता चला जाता है। और भारत के हिस्से को जीतने के साथ वो भारत के दो हिस्सों पर कब्जा करता है। एक आपका द्वीप होता है अंडमान, और दूसरा आपका निकोबार। तो मलाया से लेकर के आपके बर्मा तक के हिस्से पर कब्जा कर लेता है जापान। तो दो द्वीपों को, एक का नाम अंडमान और दूसरे का नाम निकोबार, इन दोनों द्वीपों को जापान के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है, क्योंकि करार यही हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस को जब ये मिल जाता है तो अंडमान का नाम ये क्या करते हैं, शहीद द्वीप रखते हैं, शहीद द्वीप, और निकोबार का नाम ये रखते हैं स्वराज द्वीप। प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, अंडमान का नाम जो है शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखते हैं। और 22 सितंबर 1944 ईस्वी को ये शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें शहीद हो गए थे। उन्हीं को याद करने के लिए 22 सितंबर 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। घटना चलती रहती है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज लगातार जापान के साथ युद्ध करती है, और उनके साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस भी उसकी कमान को संभाले होते हैं। एक तरफ आपके ये है, दूसरी तरफ इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महिला टीम भी गठित किया जाता है, जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम दिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट महिलाओं के द्वारा, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज में एक महिला की जो टुकड़ी थी उन्हें रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। इसकी कमान को सुभाष चंद्र बोस संभाल रहे होते हैं। आज़ाद हिंद फौज लगातार जापान के साथ युद्ध कर रही होती है। फिर ये बर्मा धीरे धीरे पहुंचती है और बर्मा से होते हुए असम में प्रवेश कर जाती है। और असम में जाने के पश्चात होता क्या है कि वहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा झंडा गाड़ दिया जाता है। परंतु होता क्या है समझिए कि यहाँ पर ब्रिटेन और दूसरा आपका दूसरी तरफ जर्मनी, और जर्मनी के साथ साथ जापान,
ये जापान लगातार भारत के देशों को, भारत के प्रदेशों को छोटे छोटे जीतता चला जा रहा है और इसको सौंप रहा है किसको? सुभाष चंद्र बोस को। दूसरी तरफ ब्रिटेन युद्ध में हार रहा था तो इनकी तरफ से आ जाता है कौन? अमेरिका युद्ध करने के लिए। और अमेरिका ने क्या किया कि जापान के ऊपर 2 बम फेंक दिए, एक 6 अगस्त 1945 ईस्वी को और दूसरा आपका 9 अगस्त 1945 ईस्वी को, जिसकी वजह से जापान युद्ध में सरेंडर कर देता है। जापान की आत्मसमर्पण होने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस के जो आज़ाद हिंद फौज था उनको भी क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ब्रिटेन के द्वारा यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आज़ाद हिंद फौज के लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उन पर एक मुकदमा चलाया जाता है। कहाँ चलाया जाता है? लाल किले में। इसीलिए उस मुकदमे का नाम ही रखा जाता है लाल किला मुकदमा, जो नवंबर 1945 ईस्वी में चलाया जाता है। और इसमें एक नारा दिया जाता है कि लाल किलों को तोड़ दो और आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। तो इस तरीके से बाद में ब्रिटिश सरकार को ना चाहते हुए भी आज़ाद हिंद फौज के कई सारे सेना नायकों को छोड़ना पड़ता है। परंतु घटना क्या होती है? 18 अगस्त को जब आत्मसमर्पण जापान के द्वारा किया जाता है तो 18 अगस्त को, डेट याद रखिएगा, 18 अगस्त 1945 ईस्वी को, उस समय सुभाष चंद्र बोस जो थे वो थे बैंकॉक में और बैंकॉक से रवाना होते हैं जापान के लिए। और उसी बीच जब ये जापान जा रहे होते हैं तो फार्मोसा नामक स्थान पर, वहाँ पर जिसे आप ताइवान के नाम से जानते हैं, फार्मोसा नामक स्थान पर प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है। वह डेट कौन सी होती है? 18 अगस्त 1945 ईस्वी। उसके पश्चात लाल किले में उनका मुकदमा चलाया जाता है और जिसे लाल किले मुकदमे के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया आंदोलन और किया गया जो आज़ाद हिंद फौज था, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम योगदान रखा। इसीलिए विश्व के बड़े बड़े देश जो हैं सुभाष चंद्र बोस के कहने पर ही इनको जो है इन पर दबाव डालते हैं कि भारत को वो स्वतंत्र कर दे। तो यही रही कि सुभाष चंद्र बोस की जो एक इच्छा थी कि हम देश को आज़ाद कराएं, उस इच्छा की पूर्ति की जाती है और भारत देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र कर दिया जाता है। अब रही बात कि सुभाष चंद्र बोस के नेताजी बनने की कहानी, तो सुभाष चंद्र बोस के नेताजी बनने की कहानी शुरू होती हिटलर से। हिटलर से जब उनकी पहली बार मुलाकात होती है तो हिटलर के द्वारा उनको सबसे पहले नेताजी की उपाधि दी जाती है। कुछ बुकें ये भी लिखती हैं कि जर्मनी के जनता के द्वारा उनको दिया जाता है। कुल मिलाकर के लेकिन गांधी जी ने सबसे पहले जो कहा था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, जब ये टोक्यो में सबसे पहले आपके गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं, उसी के दौरान पहली बार गांधी जी ने इनको नेताजी के नाम से भी पुकारा था। तो भारत की बात करें तो महात्मा गांधी आते हैं, वैसे बात करें तो हिटलर आती है, जर्मनी की जनता के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से आज़ाद हिंद फौज टूट जाती है और अकस्मात आपके सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाती है। परंतु सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया प्रयास आखिरकार सार्थक होता है और भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो प्रश्न आपके जो भी आपके पेट के लिहाज से और साथ ही साथ अन्य एग्जामों के लिहाज से ज़रूरी हैं, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रश्न सुभाष चंद्र बोस से कहाँ कहाँ बने हैं, तो सबसे पहले आपका प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्नों की हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो प्रश्न क्या क्या आज तक बने हैं थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रश्न आपसे बना हुआ है कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कौन किया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। लेकिन यहीं अगर लगा दिया जाए कि इंडियन शब्द, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था, तब आपके बात आ जाएगी रास बिहारी बोस की। रास बिहारी बोस। ये आपके कुछ प्रश्न हैं, प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रश्न पूछा जाता है
कि कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे पहले कब किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे पहले किए थे हरिपुरा अधिवेशन में। हरिपुरा आपका गुजरात में पड़ता है। हरिपुरा अधिवेशन में सबसे पहले किए थे। अगला प्रश्न पूछा जाता है, इसी हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार योजना आयोग का गठन करने की मांग की गई थी। तो योजना आयोग गठित यही आपके हरिपुरा अधिवेशन में होता है। अगला प्रश्न इनसे बनता है कि किस अधिवेशन में त्यागपत्र दिए थे? तो त्यागपत्र को लेकर के ध्यान दीजिएगा। त्यागपत्र देते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में, और त्रिपुरी अधिवेशन में त्यागपत्र देने के पश्चात ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक पूछा जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में की जाती है। उसके पश्चात आज़ाद हिंद फौज पूछा जाता है। तो आज़ाद हिंद फौज की कमान ये 1943, आज़ाद हिंद फौज की कमान 1943 ईस्वी में संभालते हैं। कहाँ से? तो याद रखिएगा, सिंगापुर से। ये प्रश्नों की श्रृंखला आप याद रखिएगा। इतने प्रश्न आपके सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड पूछे गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने गांधी जी को और आपके सुभाष चंद्र बोस को पढ़ लिया है। आगे भी हम लोग देखेंगे, और कल के सेशन में हम लोग देखेंगे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और किस प्रकार से देशों की क्या क्या सीमाएं होती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पेट के लिहाज से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।